सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। आज कहानी सुनाता हूं एक ऐसी वीरांगना की, एक ऐसी वीरांगना की जिसने जंगे आजादी के अपने जावाज अंदाज से, अपने जावाज इरादों से हम सबको प्रेरणा देने का काम किया। वो महारानी लक्ष्मीबाई आज से 187 बरस पहले भारत में जन्मी थी। इसी भारत में सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। Hello everybody, how are you? This is Mahi and I welcome you on my YouTube channel. I hope that you all are good and doing very fine. Thank you so much. Thanks for coming again. Guys, I tell you one thing. This is one of the most important topic among all the exams. Every time the question has been asked from that topic, either irrespective of the level of the exam, IAS, PCS, SSC, EPFO, whatever the exam you are going to do. So the question has been always asked from that topic because this is the very important or the most asked topic of the history. दोस्तों स्वागत करता हूं क्योंकि ये सबसे प्यारा टॉपिक भी है और सबसे पसंदीदा भी है और सबका फेवरेट और सबसे इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, इसका नाम तो सब जानते हैं, द रिवोल्ट ऑफ 1857, और इसको ये भी कहते हैं 1857 की क्रांति। वो सुना है ना, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। हाँ जी दोस्तों, वो यहीं से निकला है। इसके बारे में पूरी डिटेल से डिस्कस करेंगे और देखते हैं अब इसमें क्या है। देखो, ये लेक्चर स्पेशली डिजाइन किया गया है मेरे द्वारा। इसमें केवल इंपॉर्टेंट चीजें होंगी। मतलब हिस्ट्री को आप पढ़ाई की तरह लोगे ना तो बोर हो जाओगे। हिस्ट्री को एंजॉय के साथ लो। हिस्ट्री एक कहानी है, ये कभी भी चीजें याद नहीं करनी पड़ती, ये याद रहती हैं। क्यों? इतिहास के लिए थोड़ा सा कोजी हो जाओ, थोड़ा इतिहास को समझने की कोशिश करो, इतिहास में घुसने की कोशिश करो, ना कि उसको रटने की। ठीक है, मतलब एक स्टोरी के साथ चलना चाहिए आपको। तो मैं समझता हूं कि चीजें कभी भुलाई नहीं जा सकती। अब देखो, 1857 की क्रांति एक ऐसा विद्रोह था, एक ऐसा युद्ध था जिसे लोग प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं। पहला, ये लिखा है ना, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस और द फर्स्ट बैटल ऑफ इंडिपेंडेंस। कुछ लोग हैं जो इसको कहते हैं कि सिर्फ ये एक सिपाहियों का विद्रोह था, इट वॉज जस्ट द सिपाही म्यूटिनी। लेकिन क्या ये बात सच है? चलो आओ इसी लेक्चर में देखेंगे कि क्या ये बात सच है। सबसे पहले बात करते हैं 1857 की उस क्रांति की जिसके द्वारा अंग्रेजों ने पूरी पृष्ठभूमि ही चेंज कर दी।
चलो दोस्तों, इस लेक्चर को मैं इस तरीके से पढ़ाऊंगा, ये खासकर डिजाइन है आईएएस पीसीएस वाले बच्चों के लिए। छोटे बच्चे कहानी सुने तो सुन लें, उनको बहुत मजा आएगा और वो इतिहास से रूबरू भी हो जाएंगे। लेकिन दरअसल ये लेक्चर डिजाइंड है मेंस के आंसर लिखने के लिए, क्योंकि आपको अगर 250 शब्द का आंसर लिखना है, मान लो 1857 का क्वेश्चन आया, 250 वर्ड्स में आंसर लिखना है, यू कैन नॉट राइट इन द आंसर जस्ट इट वाज द सिपॉय म्यूटनी। ओके, यू हैव टू मेंशन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट, कौन से कॉज थे, इंडिविजुअली आपको कॉज डिस्कस करने पड़ेंगे, कौन से कॉन्सिक्वेंसेस थे, कौन सी चीजें हुई, नतीजा क्या निकला, क्या मतलब था इस युद्ध का, ये फेल क्यों हुआ, या मतलब युद्ध क्यों हुआ और ये फिर फेल क्यों हुआ। तो सारी चीजें आपको लिखनी पड़ती हैं, इसलिए मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें ही बताऊंगा, जिससे इस बात की मेरी गारंटी है कि इसको देखने के बाद आप किसी भी एग्जाम में मेंस में 250-300 शब्द आराम से लिख सकते हैं। तो मैं शुरू कर दूं इसको। चलो मैं शुरू करता हूं इसको। सबसे पहले बात कर लेते हैं कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट। ठीक है दोस्तों, चलो आओ। देखो भाई दोस्तों, जब हम बात करते हैं, कोई व्यक्ति हमसे पूछता है यार ये 1857 की क्रांति का मतलब क्या था, ये क्यों हुई थी, क्या उसमें कुछ अजीब चीजें हुई थी क्या, तो हर आदमी एक कहानी सुनाता है। आपने वो कहानी भली भांति सुनी होगी, भली प्रकार। कहता है मंगल पांडे नाम का एक व्यक्ति था जिसने इसका विद्रोह कर दिया और कह दिया कि भाई जो उस समय की राइफल्स आती थी उनमें कार्ट्रिज यानी कारतूस भरे जाते थे, उनमें गाय और सूअर की चर्बी आने लग गई थी उनके कार्ट्रिज के मुंह पे, तो उसको पहले मुंह से हटाना पड़ता था। आफ्टर दैट दे कैन यूज दैट कार्ट्रिज इन द राइफल्स। तो हर आदमी ने ये कहानी सुना दी। तो क्या 1857 का इतना बड़ा विद्रोह, इतनी बड़ी क्रांति, क्या उस कारतूस वाली कहानी पे ही निर्भर थी? जी, निर्भर तो थी, वो एक कारण तो था, लेकिन उसके पीछे बहुत से कारण थे। इन्हीं को आज देखेंगे और आंसर लिख देंगे सटासट 1 मिनट में। देखो क्या क्या कारण थे दोस्तों। द फर्स्ट रीजन वॉज पॉलिटिकल कॉजेस, कुछ राजनीतिक कारण थे उस वक्त के कि जिस वजह से ये क्रांति हुई। उसके बाद आते हैं सोशियो रिलीजियस, यानी कुछ सोसाइटी के और कुछ धार्मिक कारण भी थे जिनकी वजह से ये क्रांति हुई। उसके बाद कुछ इकोनॉमिक यानी आर्थिक कारण भी थे, यानी पैसे के लेन देन से भी बहुत बड़ा फर्क पड़ा था। ये सारी चीजें मैं अभी डिटेल में डिस्कस करूंगा। मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं, एक कहानी बना रहा हूं जिससे आपके दिमाग में फिल्म सेट हो जाए, पिक्चर सेट हो जाए कि हुआ क्या था। इसी तरीके से लिखना है एग्जाम में अगर मार्क्स लाने मेंस में। उसके बाद मिलिट्री कॉजेज, यानी सैनिकों में जो ब्रिटिश सेना थी उसमें भारत के बहुत सारे लोग थे, तो उसमें मिलिट्री कॉजेज भी थे इस विद्रोह के पीछे कि क्या मिलिट्री के कारण थे। द लास्ट एंड बट नॉट द लीस्ट द इमीडिएट कॉजेज, यानी त्वरित कारण क्या थे। त्वरित कारण मतलब इंस्टेंटली ऐसी कौन सी चिंगारी लग गई, जो बहुत पुरानी आग धीरे धीरे सुलग रही थी, उसमें कौन सी चिंगारी लग गई जिसकी वजह से पूरा का पूरा इतना बड़ा विद्रोह खड़ा हो गया। भारतीय रणबांकुरों ने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। क्यों कहा गया कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। बस ये ऐसे रीजंस थे कि इन्हीं को मैं, ये पूरा लेक्चर इन 5 चीजों पर डिपेंड है और इसी को मैं ऐसे समझाऊंगा कि आपके भी दांत खट्टे हो जाएंगे। देखो समझाता हूं इतिहास क्या होता है, घुस जाओ बस इसमें एकदम। अब हम इसको एक एक करके बात करेंगे, आपको समझ में आएगा असल में 1857 की क्रांति थी क्या चीज। ठीक है, देखो अब इसको एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। देखो दोस्तों, अब मैं आपको कहानी बताता चलूंगा, आपके दिमाग में मूवी बनती चली जानी चाहिए। ठीक है, क्योंकि मैं एक एक चीज, इसीलिए मैंने देखो ये लिख के रखे हैं। क्यों? क्योंकि बाद में फिर मैं लिखूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा ये। ठीक है, लेकिन अभी यूपीएससी वालों के लिए तो कोई भी चीज लंबी नहीं होती, उनको तो कंसेप्ट क्लियर चाहिए होता है। जो और लोग देख रहे होंगे जो इस मैदान में नहीं है यूपीएससी वाले में, उनको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन तुम लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं। देखो पॉलिटिकल कॉजेज में क्या क्या आता है, बहुत ध्यान से सुनेंगे, नोट्स बनाते चलना, इसको क्रिस्प नोट कहते हैं। कैसे? सबसे पहले जो राजनीतिक कारण थे वो क्या था, वो थे, देखो एक चीज तुमको पहले बता दूं कि ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन का मतलब क्या है
कि जो ब्रिटिश लोग थे ना, इन्होंने सिर्फ हमारे देश पे ही राज नहीं किया था, सिर्फ भारत पे ही राज नहीं किया। इन्होंने देखो भाई, ब्रिटिश सबसे पहले जहांगीर के टाइम पे आए थे, लगभग 1604 में एक बंदा था, 1604 में एक बंदा था विलियम हॉकिंस। क्या नाम था? विलियम हॉकिंस। ये क्वेश्चन पूछा गया था कौन बड़ा करोड़पति में, बता दिया था उस लड़के ने। रुपए पता है कितने ले गया था? 7 करोड़, जिसने ये बताया था। विलियम हॉकिंस ये बंदा था, 1604 में आया जहांगीर के टाइम पे। जहांगीर कौन था? बेटा था अकबर का। ये उसके टाइम पे सबसे पहले ब्रिटिश आए थे, ठीक है। इन्होंने बहुत से युद्ध लड़े दोस्तों, इन्होंने बहुत से युद्ध। कैसे? जैसे बक्सर का युद्ध इन्होंने लड़ा। मतलब ये किसके अंडर थे? ये एक्सपेंशन पॉलिसी के अंदर, यानी पूरे विश्व पे राज्य किया है इन्होंने। मतलब अंग्रेज ऐसे थे कि लगभग 400 साल इन्होंने पूरे विश्व पे राज्य किया है। ये जो आपको दिखते हैं ना, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, चाइना, और ये वो न्यूजीलैंड, चाइना और ये अफ्रीका, हर जगह अंग्रेजों ने राज्य किया। अमेरिका भी अंग्रेजों का था, समझ गए। इसको मैं अमेरिकन रेवोल्यूशन को कभी नेक्स्ट उसमें बताऊंगा किसी लेक्चर में। देखो, भारत पे जब आए ये, तो पहले सिर्फ बिजनेस के मूड से आए थे, लेकिन उन्होंने देखा कि यार ये तो बहुत ही मतलब सीधे साधे प्यारे बंदे हैं, इनको तो कहीं भी कुचल दो, इनको तो आराम से राज्य कर लो इन पे। तो फिर क्या हुआ, धीरे धीरे ये युद्ध करते चले गए, छोटी छोटी जगह जीतते चले गए। बक्सर का युद्ध इन्होंने लड़ा, एंग्लो मैसूर बार इन्होंने लड़ा, उसके बाद इन्होंने मराठा बार इन्होंने लड़ा, उसके बाद सिख बार इन्होंने लड़ा। देख रहे हो कितने वॉर लड़े हैं इन्होंने बहुत वॉर लड़े हैं। सिर्फ किस लिए? द पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन, यानी हम कैसे भी भारत में ज्यादा से ज्यादा जगह को घेर पाए। इसलिए इन्होंने कुछ राजाओं को जो एक दूसरे से लड़ते रहते थे ना, तो एक राजा को पकड़ लिया, उसको कुचल दिया और निकाल के वो जगह अपने अंडर में कर ली। इस टाइप से इन्होंने काफी युद्ध लड़े। इसको कहते हैं ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन। दिस वाज द फर्स्ट रीजन अंडर विच जो अंग्रेज थे, जो ब्रिटिशर्स वांट टू एक्सपेंड देयर टेरिटरी, वो अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करना चाहते थे भारत में, जिससे राज्य को मजबूत किया जा सके, ब्रिटिश डोमिनियंस स्थापित करी जा सके। द सेकेंड रीजन वॉज सब्सिडियरी अलायंस। देखो, सब्सिडियरी अलायंस क्या होता है दोस्तों? ये वो अलायंस होता है जिसमें मतलब आपको कोई भी लड़ाई नहीं करनी है, यानी बिना युद्ध के कैसे हम जीत सकते हैं किसी लड़ाई को, बिना युद्ध के किस तरीके से हम इस जगह पे अपना कब्जा स्थापित कर दें बिना। देखो, सब्सिडरी अलायंस का मतलब, देखो सब्सिडरी अलायंस का मतलब होता है दोस्तों, ये सबसे पहले तो ये याद रखो, ये क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, ये किसने चलाई थी? ये चलाई थी लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली था, उसने चलाया था सब्सिडरी अलायंस। मतलब क्या था कि बिना लड़ाई के सारा राज्य ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर आ जाए। समझ गए कि राजा को क्या करते थे, ये जो यहाँ पे राजा महाराजा रहते थे उनको क्या करते थे कि भाई ऐसा करो, आप हमारी सेना की सिक्योरिटी ले लो, यानी आपको कोई और राजा अगर आक्रमण करेगा तो हमारी सेना उनसे लड़ेगी आपकी तरफ से और उनको हराएंगे और आपको जिताएंगे। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? हमारी सेना को अपने राज्य में रखना पड़ेगा, ब्रिटिशर्स को सुप्रीम मानना पड़ेगा और फिर आपकी सुरक्षा कर दी जाएगी, लेकिन सेना का खर्च आपके पैसों पे होगा। अब धीरे धीरे वो राजा सुरक्षा के चलते कि दूसरा राजा आक्रमण ना करे, वो अपना सब्सिडरी अलायंस कर लेता था ब्रिटिश के साथ, और धीरे धीरे ये क्या करते थे, उसको कुचल के उसी का राज्य ले लेते थे। ये सब्सिडरी अलायंस की पॉलिसी इन्होंने निकाली। तीसरी पॉलिसी देखो, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट फेमस पॉलिसी विच वॉज स्टार्टेड बाई लॉर्ड डलहौजी। ये सबसे खतरनाक आदमी था अंग्रेजों का, लॉर्ड डलहौजी, HOUSIE। बहुत ही, देखो एक तो ये स्मार्ट था, लंबा चौड़ा स्मार्ट आदमी था लॉर्ड डलहौजी। इसको इन्होंने 1848 में बनाया गवर्नर जनरल इंडिया का। तो जब इसको बनाया ना, इसने आते ही क्या लगाया? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का मतलब समझ रहे हो? राज्य हड़पने की नीति। क्या? अगर खुद का बेटा नहीं है किसी राजा के पास, तो वो राज्य क्या होगा? ऑटोमेटिकली ब्रिटिश के अंदर चला जाएगा। ये इसने ये पॉलिसी चला दी। और इसी पॉलिसी के अंदर पता है दोस्तों क्या हुआ था? 1853 में रूलर ऑफ झांसी की डेथ हो गई, यानी जो झांसी के राजा थे उनकी मृत्यु हो गई और झांसी को कैप्चर कर लिया इन लोगों ने। ये भी एक कारण था जब झांसी की रानी लड़ी थी। क्यों? क्योंकि उनका राज्य ही ले लिया था। ऐसे ही इसी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंडर देखो, आपको बता दूं मैं एक चीज, बहुत ध्यान से सुनना इस चीज को, एक मिनट।
इस पॉलिसी के अंदर इन्होंने क्या क्या काम किए, बहुत बड़े बड़े काम कर दिए। देखो कैसे, इन्होंने झांसी को तो लिया, सबसे पहले किसको लिया, झांसी को ले लिया, उसका कोई बेटा नहीं था। उसके बाद इन्होंने सतारा को ले लिया, उसके बाद इन्होंने नागपुर को ले लिया, उसके बाद इन्होंने जयपुर को ले लिया, उसके बाद इन्होंने उदयपुर को ले लिया, उसके बाद इन्होंने संभलपुर को ले लिया। समझ रहे हो, देख रहे हो, नाम नहीं गिने जाएंगे इतने राज्यों को इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के, इसको पता चल गई थी डलहौजी को कि राजाओं के अपने बेटे नहीं है, ये क्या करते हैं, गोद ले लेते हैं और फिर राज्य को चलवाते हैं। तो इन्होंने कहा इन राज्यों को हड़पो, तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आया, उसके द्वारा इन जिनके अपने बच्चे नहीं थे उनसे मना कर दिया कि गोद नहीं लेंगे, गोद लेंगे भी तो वो राजा नहीं बनेगा, और वो सारे राज्य इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू जबरदस्ती हड़प लिए। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? अब क्या हुआ, जब ये राज्य हड़प लिए तो बाद में वो जो राजा थे जिनके बेटे नहीं थे, जब ये राज्य अंग्रेजों के अंडर आ गए तो उन्होंने उन राजाओं को पेंशन देने से भी मना कर दिया कि भाई अब तुमको हम नहीं पालेंगे, जो आदमी किसी काम का नहीं वो हमारे भी किसी काम का नहीं, उनको पेंशन देने से भी मना कर दिया। ये स्थिति हो गई। नेक्स्ट पॉलिसी इन्होंने क्या अपनाई, एनेक्सेशन ऑफ अवध। अवध का रीजन जानते हो कहां पे? अवध का रीजन कहते हैं लखनऊ को, ये लखनऊ वाला जो रीजन है ना वही है अवध का रीजन। इन्होंने इसके अंतर्गत क्या किया, देखो लखनऊ का रीजन जो था, जितना बड़ा रीजन था वो सारा कैप्चर कर लिया। कारण क्या था, कारण क्या बताते हैं, एनेक्सेशन का मतलब क्या था इनका कहने का कि भाई एनेक्सेशन का मतलब यह है कि यहाँ का जो राजा है अवध का वो ठीक से मैनेजमेंट नहीं कर पा रहा, यानी अच्छा शासन नहीं चला पा रहा है, तो इसको अवध को अंग्रेजों के अंदर लाओ, हम लोग सुप्रीम लोग हैं, अच्छे से शासन चलाएंगे, बढ़िया लोग खुश रहेंगे। इन्होंने ऐसे कह के अवध को कैप्चर कर लिया और फिर ऐसा अच्छा शासन चलाया इन्होंने कि सबको भिखारी बना के छोड़ दिया। मतलब हाई टैक्स, बहुत ज्यादा हाई टैक्स, बहुत ज्यादा बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, कोई भी आजादी नहीं, लोगों को बिना अंग्रेजों के पूछे इधर उधर जाने की आजादी नहीं, नो फ्रीडम। मतलब उनकी संपत्तियां अड़क ली, कॉन्फिकेशन ऑफ द प्रॉपर्टीज, कॉन्फिस्केशन कर लिया प्रॉपर्टीज का कि आपकी संपत्ति ये हमारी संपत्ति जबरदस्ती, और उनको सिर्फ एक नौकर बना के छोड़ दिया। लेकिन बात यहां तक भी ठीक थी। फिर बात क्या हुई कि जो उस समय एम्परर थे, इंडिया के एम्परर थे, आपने नाम सुना होगा बहादुर शाह जफर, ठीक है, वो लास्ट एम्परर भी कहते हैं उनको, बहादुर शाह जफर सेकंड को लास्ट एम्परर ऑफ इंडिया, मुगल एम्परर। तो उस टाइम पे वही शासन कर रहे थे दिल्ली पर, लाल किले पे। इन्होंने क्या करा, अंग्रेजों ने उनकी डिसरेस्पेक्ट कर दी, मतलब उनकी बेइज्जती कर दी। कही यार बहादुर शाह जफर तुम बहुत बूढ़े हो चुके हो, तुम अब कट लो यहां से। मतलब उनकी जब बेइज्जती हुई तो एक चीज समझ, देखो एक चीज ध्यान रखना, बहादुर शाह जफर जो थे वो लास्ट रूलर थे इंडिया के। तो कोई पूछ सकता है क्वेश्चन कि भाई पहला रूलर कौन था? तो पहला रूलर जो मुगल शासन की जिसने नींव रखी थी वो था बाबर। ध्यान रखना इस चीज को, वो बाबर था, वो आया था 1526 में। इसकी जिंदगी युद्ध लड़ते ही निकल गई, मर भी गया उसी में। तो ये इसने रखी थी नींव भारत में मुगल शासन की। अब ये इसके बाद जो लास्ट था वो था बहादुर शाह जफर। अब इन्होंने क्या करा अंग्रेजों ने कि बहादुर शाह जफर को लाल किले से निकाल दिया। उन्होंने कहा भाई ऐसा है, तुम्हारा बहुत सिस्टम हो गया, तुम रेड फोर्ट छोड़ो। रेड फोर्ट दिल्ली पे जो भारत का शासक होता था वो दिल्ली पे शासन करता था, तो इन्होंने कहा रेड फोर्ट को छोड़ो। रेड फोर्ट को छुड़वा दिया और बहादुर शाह की बीवी थी, उनका नाम था जीनत महल। क्या नाम था दोस्तों? जीनत महल। उनसे क्या कहा, मैडम अब बहुत घूम ली आप बाग बगीचों में, अब इसको खाली करो। उनकी बीवी की भी बेइज्जती कर दी। एक बात और हुई, एक बात क्या हुई, चलो यहां तक भी ये लोग झेल गए, लेकिन लास्ट बात क्या हुई दोस्तों, जब जीनत महल की इंसल्ट कर दी, रेड फोर्ट में घूमने का जो उनका फ्रीडम थी वो खत्म कर दी, उसके बाद एक नया वायसराय बना। 1856 की बात है, लॉर्ड डलहौजी को वापस बुला लिया गया और नया वायसराय बना, वो था लॉर्ड कैनिंग। ये ऐसी चीजें हैं, कहानी में इनको याद करोगे ना तो कभी जिंदगी में नहीं भूलने के, और वैसे रटोगे ना ये फलाने में वो वायसराय, कभी याद नहीं होने नहीं याद। लॉर्ड कैनिंग, डलहौजी जब वापस चला गया तो लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया 1856 में। अब कैनिंग ने एक लॉ पास कर दिया, मतलब एक अनाउंसमेंट कर दिया। कैसे? कि जो सक्सेसर होंगे, यानी जो राजाओं के बेटे होंगे ना सक्सेसर, वो भाई अब इंपीरियल टाइटल नहीं ले सकते, वो
इंपीरियल टाइटल का यूज नहीं कर सकते। मतलब जैसे बहादुर शाह जफर द्वितीय, उसका लड़का हुआ मान लो, उसको कह दिया फलाने सिंह तृतीय, नहीं, उन्होंने कहा अब ऐसा कोई टाइटल नहीं चलेगा, बस तुम्हारे पापा के साथ सिस्टम खत्म। कोई इस चीज से जब बहादुर शाह जफर की इतनी बेइज्जती हो गई ना, इस चीज से एक गड़बड़ हो गई, सेंटिमेंट हर्ट हो गए। यानी आप तो समझते हो धर्म के नाम पे तो 1 मिनट में लोग भड़बड़ा जाते हैं, तो लोगों के सेंटिमेंट, मुस्लिमों के सेंटिमेंट हर्ट हो गए कि भाई ये तो यार एक तरह से पूरी इंसल्ट कर दी मतलब मुस्लिमों की। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, इस बात पे सारे मुस्लिमों के सेंटिमेंट हर्ट हो गए, उनका दिल बैठ गया। अब आप लोग सोचो, एक चीज मैं आपको दूं काम, आप लोग सोचो कि आज की तारीख में हम लोग 21st सेंचुरी में हैं, आज की तारीख में अगर थोड़ी सी कोई बात हो जाती है ना, तो तुम देखते हो कैसी हालत हो जाती है धर्म पे। अभी देखा था, कुछ ही दिन पहले की बात है, दिल्ली की हालत देखी थी। ऐसे ही ये सिस्टम, जब अब ये हालत है धर्म के नाम पे, तो उस टाइम के लोग तो और ज्यादा रोड़ेबादी थे, मतलब कंजर्वेटिव थे। अब आप समझ लो क्या हालत होती होगी उस वक्त पे। तो इस बात से क्या हुआ, उनका दिल बैठ गया। उन्होंने क्या करा था, बहादुर शाह जफर की, मतलब बहादुर शाह जफर की पेंशन तक बंद कर दी कि अब इनको पेंशन नहीं मिलेगी। तो ये इंसल्ट ही थी ना। फिर रूल में आते हैं नाना साहब। कौन कौन आते हैं, नाना साहब और रानी लक्ष्मीबाई, ये रोल में आते हैं। ये देखो नाना साहब कौन थे समझ लो, नाना साहब बाजीराव सेकंड के पुत्र थे। पुत्र कैसे थे, एडॉप्टेड थे, यानी दत्तक पुत्र थे, गोद लिए गए थे ये जो नाना साहब थे। तो अब क्या हुआ, अब अंग्रेजों ने क्या करा, अंग्रेजों ने देखा कि इनका तो कोई सिस्टम ही नहीं है आगे का, ये तो खत्म है। तो इन्होंने क्या करा, इनकी पेंशन बंद कर दी, नाना साहब की पेंशन बंद कर दी। तो नाना साहब परेशान हो गए। इन्होंने लोगों को उत्तेजित करना शुरू किया, मतलब अंग्रेजों के खिलाफ उनकी हकीकत बताना शुरू किया कि यार ये खराब लोग हैं, ये हमको, हमारे देश को लूट रहे हैं, हमको भगा रहे हैं, हमको इनसे लड़ना चाहिए। और ये उनसे थोड़े से लड़ बैठे। अब आप बताओ, कोई आदमी लाठी लेके भनभनाता हुआ भाग के जाए और उधर से कोई आदमी फायर कर दे तो क्या होगा भाई, बंदूक का सामना कैसे करोगे आप लाठी से यार। नहीं हुआ तो भगा दी। क्यों ब्रिटिशर्स हैव ऑल द एडवांस वेपन्स एट दैट टाइम, सब सारे एडवांस वेपन थे यार उन पे, उनकी बहुत सारी, मतलब जैसे कहते हैं वेल एस्टेब्लिश्ड फोर्सेस थी उनके पास। तो तलवार, और हमारे पास क्या था, तलवार और लाठी। अब तलवार और लाठी का सामना बंदूक से कैसे हो। तो अब देखो ऐसा क्यों, तो फिर इन्होंने, इनके जाते ही क्या हुआ, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, अभी पीछे बताया था ना, उसको नोट करते जाना, ऐसे नोट्स बार बार नहीं मिलते, मैं फिर बता रहा हूं, ध्यान कर लो। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के द्वारा इन्होंने क्या करा था, झांसी को ले लिया था, झांसी को कैप्चर कर लिया था। अब झांसी को जब कैप्चर कर लिया तो देखो एक बात बताता हूं यहां पे, कि भारत को सबने लूटा है। यानी सिर्फ आप ये नहीं कह सकते कि भारत को सिर्फ अंग्रेजों ने लूटा है, भाई नहीं। एक चीज बता दूं आपको, देखो इतिहास में घुसना है, इतिहास को याद करने की या रटने की कोशिश मत करना, इतिहास को घुसो। मैं बोल रहा हूं फिल्म बनाओ। यानी भारत को सिर्फ अंग्रेजों ने नहीं लूटा, भारत को किसने नहीं लूटा, देखो भारत को पोर्तुगीज ने भी लूटा, पोर्तुगीज भी आए थे भारत के पास डच भी आए थे, डेनमार्क से डच आए थे, भारत के पास मोहम्मद गौरी आया, मोहम्मद गौरी लुटेरा, क्या था ये, लुटेरा। मोहम्मद गजनी कौन था ये, लुटेरा, ये लुटेरा भी आया। तैमूरलेन ये भी आया, ये टर्किश था, सेंट्रल इंडिया से, ये भाग के आया सेंट्रल एशिया से, ये भी लुटेरा था। चंगेज खान कौन था, लुटेरा था। उसके बाद बाबर, शाहजहां, लोधी वंश, खिलजी वंश, ये कौन थे सब, ये सब लुटेरे ही तो थे। यानी आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ अंग्रेजों ने हमको लूटा, हमको बहुत लोगों ने लूटा है। अब एक चीज समझो आप, भारत ने इन सब आक्रांताओं को झेला क्यों, यानी लुटते रहे लेकिन इनको झेला क्यों।
सारे मुगलों को, सारे इन लोगों को झेल गए। क्यों? क्योंकि ये लूट तो रहे थे, कुछ तो लूट रहे थे, कुछ जैसे अकबर हो गया, जहांगीर, और ये जो बाकी के बाद के जो मुगल थे, इन्होंने क्या करा, ये यहाँ लूट तो रहे थे लेकिन इन्होंने यहीं निवास स्थान भी बना लिया, ये यहीं रह रहे थे। यानी ताजमहल भी बनवाया, रेड फोर्ट भी बनवाया, इन्होंने ये चीजें भी बनवाई। बट अंग्रेजों के केस में ऐसा नहीं था दोस्तों, अंग्रेजों के केस में ऐसा नहीं था। इसीलिए क्या हुआ, ये हुआ भाई, मुगल भी तो राज्य कर रहे थे लेकिन मुगलों से हिम्मत नहीं हुई कभी लड़ने की। क्यों? उनको ये लगता था अरे इतनी कौन लड़े यार, इतनी इतनी बड़ी सेना है, कभी हिम्मत ही नहीं हुई। अंग्रेजों ने क्या करा, अंग्रेजों ने राज्य तो करा लेकिन उनका मकसद यहाँ पे इतना बसने का नहीं था। उनका मकसद क्या था, वो दे वांटेड टू डू द बिजनेस ओनली। भले ही रह रहे थे, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द रेजिडेंस, दे वांटेड टू डू द बिजनेस फर्स्ट। तो बिजनेस जब करना चाह रहे थे तो वो क्या कर रहे थे, ड्रेन ऑफ वेल्थ कर रहे थे, ड्रेन ऑफ वेल्थ। और इस चीज पे देखो, सबके नाम मैं यहाँ नहीं बता सकता यार, मेरे को याद है लेकिन अब आपको सारी चीजें नहीं बता सकता, फिर लंबी हो जाती हैं लेक्चर्स। तो ड्रेन ऑफ वेल्थ का मतलब है, दादा भाई नौरोजी ने भी इस पर लिखा है, बुक लिखी है, ड्रेन ऑफ वेल्थ ऑफ इंडिया, ड्रेन थ्योरी। तो इन्होंने क्या करा, ये क्या करते थे, भारत का पैसा, अरे तुम यहाँ रह रहे हो, यहाँ बिजनेस कर रहे हो तो यहीं डेवलपमेंट करके यहीं रहो ना। ये क्या करते थे, पैसे की ड्रेन कर रहे थे, यानी पैसे को बहा रहे थे कहाँ पे, इंग्लैंड में। ये सारा पैसा इंग्लैंड भेज देते थे, भारत वालों पे लगा रहे हैं टैक्स, उनकी सारी कर दी रोजगारी खत्म, उन पे टैक्स लगा लगा के अपनी कैश क्रॉप की, इंडिगो नील्स की खेती करवा करवा के सारा पैसा कहाँ भेज दिया, इंग्लैंड। यानी हमारे पैसे पे किसको मौज करा रहे थे, इंग्लैंड को मौज करा रहे थे। ये इनकी घिनौनी आदत थी और इसी की वजह से ये सब सिस्टम सेट हुआ था धीरे धीरे। यानी आप ये नहीं कह सकते सिर्फ एक कारतूस में चर्बी भर देने से ये सिस्टम सेट हो गया था, इतने बड़े युद्ध का, इतने बड़ी क्रांति का नहीं। उसके पीछे बहुत सारे रीजन थे, इसीलिए मैं आपको एक एक रीजन बता रहा हूं जिससे आप किसी को 5 मिनट में कहानी के तौर पे भी बता दें कि क्या हो रहा था। ठीक है, अब देखो आगे वाला एक रीजन डिस्कस करते हैं। देखो नेक्स्ट रीजन, हमने पॉलिटिकल कॉजेज डिस्कस कर लिए। उसके बाद सेकंड नंबर पे क्या था, मैंने बोला था ना उन 5 चीजों पे ही पूरा लेक्चर चलेगा। ये क्या है, ये सेकंड है। वो हमने पॉलिटिकल कॉज डिस्कस कर लिए, ये सेकंड है। इसका मतलब क्या है, सोशियो रिलीजियस कॉजेज। अब देखो एक चीज, सोशियो रिलीजियस कॉजेज मतलब, एक देखो भाई, एक बात क्लियर समझ लो, कैसे कि कोई भी शासनकाल हो, अगर धर्म से छेड़छाड़ किसी को भी हुई तो फिर वो पसंद नहीं है, सीधी बात है। यानी धर्म का टॉपिक बहुत संवेदनशील है, आप किसी भी चीज से छेड़छाड़ करो आदमी झेल जाएगा, लेकिन अगर वो कंजर्वेटिव है, ऑर्थोडॉक्स है, रूढ़िवादी है, तो वो अपने धर्म से खिलवाड़ पसंद नहीं करेगा, सीधी बात है भाई, बात यहां पे खत्म होती है। यानी अब इन्होंने क्या करा, अंग्रेजों ने, देखो अंग्रेजों ने कुछ चीजें ठीक भी करी, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ऐसे ही आपको बैलेंस करके आंसर लिखना भी होता है, आप केवल बुराई 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 नहीं कर सकते, यू हैव टू बी बैलेंस, रेडिकल अप्रोच अपनानी पड़ती है, दोनों तरफ से लिखना पड़ेगा। देखो अंग्रेजों ने क्या किया था, उस वक्त पे क्या था, 1829 की बात बताता हूं आपको। यानी बहुत पहले से ये पृष्ठभूमि तैयार हो रही थी इस युद्ध की, ऐसा नहीं है कि बस वो कारतूस की वजह से हो गया, नहीं। 1829 में क्या हुआ था, गवर्नर जनरल बना था एक विलियम बेंटिक, क्या नाम था उसका, विलियम बेंटिक। इस बंदे ने क्या करा था, इस बंदे ने एक चीज ऑब्जर्व की, इसने एक चीज ऑब्जर्व की कि भाई भारत में यार ये बहुत पुअर है, यानी मेडिकल फैसिलिटी बहुत पुअर है भारत में, कोई भी सुविधा नहीं है इसकी, क्या बोलते हैं इनको, मतलब दवाइयों की, मेडिकल को कुछ बोलते हैं हिंदी, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, मेडिकल की फैसिलिटी बहुत पुअर है, पुअर मेडिकल फैसिलिटी। इस वजह से जवान लोग भी मर जाते हैं, यानी 20, 25, 30 साल के लोग भी मतलब अचानक से मर जाते हैं। तो ये तो बहुत अजीब चीज थी। तो इसने क्या करा, ये गवर्नर जनरल बनाया, तो इसने क्या करा, इसने बोला भाई एबॉलिशन ऑफ, देखो दोस्तों अब इस लेक्चर का कोर चल रहा है एकदम, इसमें भटक मत जाना इधर उधर। एबॉलिशन ऑफ सती सिस्टम, यानी इसने क्या करा, सती प्रथा का अंत कर दिया, सती प्रथा का अंत।
अब इसमें शामिल कौन थे? भारत की तरफ से एक स्कॉलर थे, आप सब जानते हैं उनको, राजा राम मोहन राय। समझ गए? ये बहुत विद्वान आदमी थे। इन्होंने भी इस चीज को बहुत सपोर्ट किया बेंटिक के साथ मिलके कि सर आपने बहुत अच्छा काम किया, मैं भी यही चाहता हूं। तो विलियम बेंटिक ने क्या करा? सती प्रथा का अंत कर दिया। भैया बस जो ताऊ टाइप के लोग होते हैं गांव में वो भड़क गए। उन्होंने कहा यार ये तो अंग्रेज तो धर्म में भी घुस रहे हैं, हमारे पर्सनल मैटर में भी घुस रहे हैं। जबकि उसने क्या देखा था कि ये 20-25 साल के लोग मर जाते हैं क्योंकि इसके साथ एक सिस्टम था कि 30 साल का बंदा मर गया, अब मान लो बीवी की उम्र है 25 साल, तो उसको जिंदा जलाना है उसके साथ, विच वॉज वेरी हीनियस, जिंदा जलाना है। तो इसने क्या करा कि लड़कियों को बचाना है, इस वजह से लोग मर जाते हैं मेडिकल फैसिलिटी पुअर होने की वजह से, तो इसलिए सती प्रथा का अंत करा। अब जैसे ही इसने सती को हटाया गया, वहां देखा कि लड़की की जिंदगी तो और बदतर कर दी। जो ताऊ टाइप के लोग थे उन्होंने क्या करा, जिंदगी को जब वो जल जाती थी ना, अब उससे भी बदतर कर दिया। क्या कर दिया भाई? देखो सीधी बात है, वो मंदिर नहीं जा सकती, वो कोई फेस्टिवल त्योहार नहीं मना सकती, वो रंगीन कपड़े कलर्ड क्लॉथ नहीं पहन सकती, ठीक है, वो रसोई में नहीं घुस सकती, वो रसोई शी कैन नॉट एंटर इनटू द किचन इवन, वो रसोई में भी नहीं घुस सकती। अब इस तरीके की जिंदगी, यानी 4 दीवारी में ही रहना है। गांव में भी शहर में भी आप खुल के नहीं मतलब घूम सकते। अब आप समझो एक बात कि ऐसी जिंदगी से तो वो मर जाती थी, वही बेहतर था। तो ये सब चीजें देख के इसने क्या करा, बेंटिक ने एक चीज और कर दी। उन्होंने कहा यार ये तो सिस्टम हमने सुधारा था कि सती प्रथा का अंत करो, ये जिंदा जलाना ठीक नहीं, किसी की जान लेते हैं। उन्होंने क्या करा, इसके बाद जैसे ही देखा कि लड़कियों की जिंदगी और खराब हो गई है, एक लॉ पास कर दिया, उसको कहते हैं हम विडो री मैरिज एक्ट 1856 में, ठीक है, जस्ट 1 साल पहले, जो क्रांति हुई थी उससे 1 साल पहले। अब भाई ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी। इतने में तो ताऊ भड़क गए कि यार ये तो अब मतलब हद हो गई, हर चीज को मतलब हमारी हर चीज पर्सनल चीजों को खराब कर रहे हैं यार ये। यानी तुम समझ रहे हो कि किस तरीके से लोगों में आक्रोश पैदा हुआ इस लड़ाई के लिए, इस 1857 की क्रांति के लिए। ये सारे रीजन थे जो मैं बता रहा हूं एक एक करके, आपके दिमाग में सेट हो जाने चाहिए। जब लिखने बैठो तो बस पेन चलना चाहिए, दिमाग में सोचना नहीं है, क्योंकि पहले से ही फीड होना चाहिए सब चीज। तो रीमैरिज एक्ट जैसे ही आया, उन्होंने कहा यार ये तो मतलब एक तरह से धर्म को नुकसान है हमारे, कि भाई अब पति भी मर गया, वो विधवा है, अब उसकी दोबारा शादी। पुरानी जमाने की सोच के लोग ऐसे ही सोचते हैं। आज भी कुछ लोग होते हैं जो ऐसे सोचते हैं कि ये गलत है, लेकिन उन्होंने सोचा कि यार किसी की जिंदगी क्यों खराब करनी, कोई बंदा मर गया, मान लो मेडिकल फैसिलिटी नहीं है उसकी वजह से। अब क्या हुआ, फिर ये एक दिक्कत बन गई। जो बड़े बूढ़े लोग थे, जो पुराने जमाने के लोग थे, कंजर्वेटिव लोग, अब फिर अंग्रेजों ने क्या करा कि अंग्रेज भी देखो अपने लिए भी वो बहुत कुछ करते थे, क्योंकि उनको करना था यहाँ बिजनेस यानी डोमिनेंस। अब बिजनेसमैन तो पैसे वाला होता है तो डोमिनेट करेगा, तो उन्होंने कुछ इनोवेशन भी करे उसी दौरान। कुछ ऐसे सुधार भी करे, जैसे रेलवेज करा, रेलवे लेकर आए, टेलीग्राफ लेकर आए, समझे, ऐसे बहुत से उन्होंने सुधार करे। अब इन लोगों ने क्या करा कि यार ये तो मतलब ये है कि टेलीग्राफ और ये रेलवे, यानी ये यहाँ पे परमानेंटली हमको बर्बाद करना चाह रहे हैं। यानी इन्होंने तो अपने फायदे के लिए सबको चला दिया। इनसे भी दिक्कत हो गई उनको, जो वहां पे जो हमारे पुराने जमाने के लोग थे। लेकिन एक चीज अंग्रेजों में गलत थी, वो क्या था, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करते थे। यानी हमारे जो लोग थे येलो टाइप के, थोड़े सांवले टाइप के, उनके साथ जो गोरे थे वो भेदभाव बहुत करते थे। मतलब कहीं भी किसी की इंसल्ट कर देना, किसी को पीट देना, उनको अधिकार ना देना। अगर मान लो कोई बंदा पकड़ लिया है, जेल में चला गया है, तो वहां आपने भगत सिंह मूवी अगर देखी हो, द लेजेंड ऑफ भगत सिंह, उसमें दिखाया गया है कि वहां कैसी रोटी मिलती थी। जो इंडियन कैदी होते थे उनको, और जो गोरे होते थे, ब्रिटिशर्स होते थे, उनको कितना अच्छा ट्रीटमेंट दिया जाता था। फिर अब ये हो गया, अब इन्होंने क्या करा, कुछ स्कूल बना दिए, वेस्टर्न स्कूल, यानी अंग्रेजों ने अपने स्कूल बना दिए। तो अब उससे भी दिक्कत हो गई। जो हमारे पुराने जमाने के लोग थे उन्होंने कहा यार ये तो देखो,
अंग्रेजों ने तो खैर ऐसा कभी शायद नहीं सोचा, अब सोचा हो तो पता नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता उस वक्त सोचा होगा। अंग्रेजों ने क्या करा था, जो इंग्लिश एजुकेशन इंट्रोड्यूस कराई थी ना मैकाले ने, तो इंग्लिश एजुकेशन की वजह से वो क्या चाहते थे कि थोड़े ये फॉरवर्ड हो जाएं, बहुत ही बैकवर्ड है, मतलब एक हीन भावना से रहते हैं, थोड़े से अच्छे हो जाएं, नौकरी नाकरी करें। तो उन्होंने ये वेस्टर्न एजुकेशन इंट्रोड्यूस कराई, जिसका लोगों को फायदा भी हुआ, क्योंकि हमारे सुभाष चंद्र बोस हो गए, भगत सिंह हो गए, इन लोगों ने ये सीखा तो ये समझे कि भाई क्या चाहते हैं अंग्रेज, इनकी भाषा समझे। अब दिक्कत क्या हुई कि इसकी वजह से जो पुराने जमाने के लोग थे उन्होंने क्या करा, यार ये तो मतलब जो खासकर क्या थे, जो पंडित थे और मौलवी थे, पुजारी और मौलवी, उनको क्या लगा कि यार ये तो अपनी शिक्षा इसमें पद्धति चला रहे हैं, मतलब हिंदू को और मुस्लिम को दोनों को, हिंदू और मुस्लिम को दोनों को क्या बनाना चाह रहे हैं, क्रिश्चियन बनाना चाह रहे हैं। ये क्या करना चाह रहे हैं, हिंदू और मुस्लिम को क्या बनाना चाह रहे हैं, क्रिश्चियन बनाना चाह रहे हैं। ऐसी सोच की वजह से उन्होंने लोगों को काफी अपराइज करा, यानी भड़काया कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है, देख लो, बाद में हमको मत बोलना कि ये मतलब आपने बताया नहीं, आप तो धर्मगुरु थे, ये था वो। इस टाइप की चीजें इनके दिमाग में चलने लगी। मतलब अंग्रेज जो भी कर रहे थे, हाँ कर तो वो अपने भले के ही लिए रहे थे, लेकिन उसमें कुछ सोसाइटी का भी भला था। लेकिन अब ये सारी चीजें उल्टी पड़ने लग गई। ठीक है, अंग्रेजों ने मंदिरों पे भी टैक्स लगा दिए, वेस्टर्न एजुकेशन चला दी, जुडिशरी में करप्शन कर दिया, मतलब जेल में जो कैदी होते थे उनको सही ट्रीटमेंट नहीं देते थे, अंग्रेजों वालों को सही देते थे, काले गोरे का भेद करते थे। इस टाइप की डिस्क्रिमिनेशन वहां हो रहे थे। अब देखो, अब ये क्या हो गया, हमारा सोशल रिलीजियस हो गया। अब देखो तीसरा कॉज क्या आता है दोस्तों, तीसरा कॉज की बात करते हैं, वो तो क्या था, इकोनॉमिक। अभी आपको याद होगा ना, हमने कौन कौन से कवर कर लिए हैं, हमने कवर कर लिए पॉलिटिकल और सोशियो रिलीजियस कॉजेस। अब हम करते हैं इकोनॉमिक कॉज क्या होता है। आप जानते हैं इकोनॉमिक मतलब आर्थिक, यानी पैसे से आर्थिक कारण क्या थे इस युद्ध के पीछे, पैसे के पीछे। देखो आर्थिक कारणों में आपको मैं एक अगर छोटा सा रिव्यू दूं तो इन्होंने क्या करा, टैक्स हर जगह, मतलब आप इमेजिन कर सकते हो एवरीवेयर, हर चीज पे टैक्स, मंदिर मस्जिद साइकिल मोटरसाइकिल घर बिजली, हर चीज पे टैक्स, खेती पे भी टैक्स, समझ गए। तो अब फिर दूसरी चीज इन्होंने क्या करी कि हमारे यहाँ से कच्चा माल लेते थे, जैसे ऊन ली हमारे यहाँ से, उसको भेजा इंग्लैंड, इंग्लैंड से स्वेटर बन के हमारे ही देश में आ गया और हमको ही वो बेच दिया, यानी हमसे 5 रुपए की ऊन ले जाके 500 रुपए का स्वेटर हम ही को बेच दिया। बताओ भाई कैसे सरवाइव करेगा बंदा। ये इनकी जो थ्योरी थी ना, यही गड़बड़ थी। ये यहाँ का पैसा वहां ट्रांसफर करते थे, फिर इस पैसे को कहाँ भेज देते थे, लंदन यानी इंग्लैंड, वहीं यूरोप। तो इन्होंने क्या करा, हर जगह हैवी टैक्सेस लगा दिए सारे इंडियंस की हर चीज पे। तो इसको क्या बोलते थे दादा भाई नौरोजी, इसको बोलते थे ड्रेन ऑफ वेल्थ, ड्रेन ऑफ वेल्थ, यानी पैसे को यहां से ले जाके उनको ऐश करा रहे हैं वहां पे। अब यहाँ पे जब यार इनकी ये स्थिति होगी, 5 का माल 500 मिलेगा, तो यहाँ क्या बढ़ गया, यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया। इन नोट्स को बनाते चलना, मैं लिख रहा हूं इनको कैजुअली, लेकिन ये डायमंड हैं, क्या है ये डायमंड हैं, ये हर जगह नहीं मिलेंगे। फिर लोग आपको उल्टी सीधी कहानी सुना के चले जाते हैं, कहते हैं हमको आ गया 1857 का विद्रोह। नहीं, ऐसे नहीं आता 1857 का विद्रोह। देखो उसके बाद क्या हुआ, ये नील और इंडिगो की जो वो थी ना फसल, वो उगवाते थे। क्यों ये कैश क्रॉप्स थी। ये क्या थी, ये कैश क्रॉप्स थी, इनको कैश मिलता था। कैश मतलब बिजनेस। अंग्रेजों को क्या चाहिए था, बस बिजनेस ही तो चाहिए उनको, समझ गए। ये कैश क्रॉप यानी उनको अपनी नेचुरल खेती नहीं करने देते थे, धान गेहूं ये नहीं, उनको फायदा ही नहीं था उससे, उनको चाहिए था ये पैसा, नील और इंडिगो से पैसा आएगा। अब जब यही होने लग गया, धान गेहूं कहीं हो नहीं रहे, तो क्या हुआ, फेमाइंस आने लग गए। फेमाइंस मतलब सूखा पड़ने लग गया, लोग मरे भूखमरी से, 3-3, 4-4 करोड़ लोग मरे हैं भूखमरी से। भारत में घुसोगे, भारत की हिस्ट्री में घुसोगे तो समझ में आएगा लोगों ने क्या झेला है, हमारे देश के लोगों ने। फिर अब क्या कह सकते हैं कि एक तरह से कह सकते हैं हैंडलूम इंडस्ट्री बर्बाद हो गई। क्या हो गई, बर्बाद हो गई हैंडलूम इंडस्ट्री, यानी हथकरघा उद्योग तो खत्म ही कर दिया इन लोगों ने। बस यहां से कच्चा माल ले गए, वहां से बना के इधर ले आए, वहां इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ रखा था, इन लोगों ने मशीन लगा ली, चीजें बना के वापस यहीं बेच दी,
हम हो गए बर्बाद। हम क्या हो गए? बर्बाद। अब देखो भाई, अब जब हम बर्बाद हो गए इकोनॉमिक कॉज से, तो अगला कॉज कौन सा था? मिलिट्री कॉज। कौन सा कॉज? मिलिट्री कॉज। मिलिट्री कॉज को डिस्कस करते हैं। देखो मिलिट्री कॉज, मिलिट्री कॉजेज में आपको तो मंगल पांडे याद आ रहा होगा मिलिट्री का नाम सुनते ही। यहाँ पे वो चीज नहीं है। यहाँ पे कॉजेज तो वो भी हैं, सिपाही था मंगल पांडे और उनकी वजह से ही ये सारी घटनाएं घटी थी। तो अब खासकर मिलिट्री कॉजेज में क्या थे? देखो दोस्तों, ये यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन होता था। क्या होता था? डिस्क्रिमिनेशन, यानी भेदभाव बहुत ज्यादा अंग्रेज करते थे। और ये बात सच थी, 100% सच थी। इन्होंने हर जगह किया है। कैसे? कि जो ब्रिटिशर्स होते थे, जो ब्रिटिश वाले मतलब सैनिक होते थे, उनको क्या मिलती थी? उनको हाई पोस्ट प्लस हाई सैलरी, ये दोनों चीज मिलती थी। लेकिन अगर यहाँ पे कौन है? इंडियंस हैं, तो यहाँ क्या होगा? लो लग जाएगा इनके सामने। दोनों लो पोस्ट प्लस लो सैलरी, दोनों चीजें। अब बताओ, ये डिस्क्रिमिनेशन हुआ ना। जबकि एक चीज बताऊं आपको, जो इंडियंस थे ना, जब कभी भी युद्ध की बात आती थी तो ये किसको भेजते थे आगे? इनको, कि भाई तुम मरो, यानी ये लोग न मरे, तुम मरो जाके। तो सबसे ज्यादा ब्रिटिश इंडिया में इंडियंस लड़ते थे, किसी भी युद्ध बुद्ध ये सारी चीजें होती थी। तो क्यों? हमारे यहाँ का बहुत बड़ा लार्ज पीपल इन आर्मी, बहुत लोग थे आर्मी में। क्योंकि ये आर्मी के अलावा कहीं जगह ही नहीं देते थे भाई। एडमिनिस्ट्रेशन में तो जगह ही नहीं देते थे, क्योंकि वहां बैठने की जॉब थी। ये कहां जगह देते थे? ये देते थे आर्मी में जगह, क्या आर्मी में जाओ बस। अब आर्मी में जब, चलो इन्होंने ये भी स्वीकार कर लिया हमको आर्मी में भेज दो। जब आर्मी में गए तो क्या हुआ? एक्सप्लॉइट करा इन्होंने। क्या करा? एक्सप्लॉइटेशन ऑफ सिपॉय, जिनके अंदर मंगल पांडे भी आए, बहुत से मुस्लिम सिपाही भी आए, बहुत से सिख सिपाही भी आए। उन सबको क्या करा इन्होंने? एक्सप्लॉइट करा। तो बहुत सारे, एक चीज और आपको बताऊं, देखो बहुत सारे रीजन थे। मतलब रीजन तो मेरे को 50 ध्यान में है, लेकिन अभी आपको 50 नहीं बता सकते ना। सूबेदार करके एक पोस्ट होती थी उस वक्त पे, सूबेदार। मैं आपको पिक्चर भी दिखाऊंगा इसकी। सूबेदार करके एक पोस्ट होती थी, बस यही थी भाई हाईएस्ट पोस्ट। यही एक हाईएस्ट पोस्ट थी उस टाइम पे, बाकी कोई पोस्ट हाईएस्ट थी ही नहीं। और इसकी भी सैलरी सबसे लो। ये स्थिति थी वहां पे। तो ये हमारा कौन सा कॉज हो गया? ये दैट वाज आवर 4th कॉज। अब हम विल मूव ऑन द 5th कॉज। अब हम 5वें कॉज की तरफ मूव करेंगे दोस्तों, और देखते हैं कि 5वें कॉज में क्या था। अब क्या क्या कवर कर लिया एक बार को बताओ? पॉलिटिकल कर लिया, सोशियो रिलीजियस कर लिया, इकोनॉमिकल कॉज कर लिए, मिलिट्री कॉज कर लिए। द लास्ट वन वाज 5th एंड इमीडिएट कॉजेज। इमीडिएट कॉजेज का मतलब यानी जो त्वरित कारण थे, यानी जो कौन सी चिंगारी थी, जो इतने पुराने जो 4 कॉज पीछे से चले आ रहे थे, उन सब की धीरे धीरे सुलगती हुई आग को एकदम से धमाका में कन्वर्ट कर दिया। ऐसी कौन सी चिंगारी थी? इमीडिएट कॉज इसको ही कहते हैं। यानी त्वरित कारण क्या थे उसी वक्त के? प्रेजेंट कारण क्या थे? प्रेजेंट कारण में आपका आ गया पसंदीदा टॉपिक, दैट वाज द राइफल। कौन सी राइफल थी? एनफील्ड। एक एनफील्ड नाम की राइफल थी जिसमें कार्ट्रिज, डीजी, कार्ट्रिज यानी कारतूस कह सकते हो आप। जो कारतूस होता था वो क्या होता था? द कारतूस की जो ऊपर वाली सतह होती थी, आगे वाली, वो किससे बनी होती थी? बीफ प्लस पॉर्क। मतलब बीफ मतलब गाय का मांस कह दो आप, और पॉर्क मतलब सुअर की चर्बी। अब देखो दोस्तों, मैंने कही थी ना कि शासन कोई सा भी हो, लेकिन अगर धर्म पे आप कुछ बोल गए तो आपका कन्फर्म है मामला, आप गए फिर। तो धर्म की बात फिर अंग्रेजों ने यहां कर दी, ये गड़बड़ हो गई उनसे। क्योंकि इन्हीं चीजों से, इन चीजों की वजह से क्या हो गया कि सेंटिमेंट्स हर्ट हो गए। द हिंदूज एंड मुस्लिम सेंटिमेंट्स वर हर्ट। कैसे?
देखो मुस्लिम हिंदू जो हैं वो गाय को माँ मानते हैं, इनकी पूजा करते हैं, दे कैन नॉट ईट बीफ। यहाँ क्या होता है फर्क कि मुस्लिम नॉन वेज तो बहुत खाते हैं लेकिन ये पॉर्क नहीं खा सकते। क्यों? ये सुअर की चर्बी वो टच नहीं करते। ये वो उनके धर्म में ऐसा है कि अगर ये करेंगे तो उनका धर्म नष्ट हो जाएगा, उनका धर्म नष्ट हो जाएगा, इसीलिए वो इसको टच नहीं करते। तो दोनों के लिए दिक्कत पैदा हो गई कि ये क्या हो गया। तो इसी वजह से, ये दिक्कत की वजह से किसका नाम आया? मंगल पांडे, जिसने गोली ही मार दी। अब मैं जितने भी ये फ्रीडम फाइटर्स थे ना, जिन लोगों ने ये सब मतलब किया, तो उनका सबका एक तरफ से मैं आपको बताऊंगा। बाकी देखो, ये रटने की आवश्यकता होती है वैसे छोटे छोटे जो एग्जाम होते हैं रेलवे टाइप के, लेकिन आप लोगों को क्या करना है, ये सब जो ये मेन कॉज है ना, ये कॉजेस के बारे में पता रहनी चाहिए, कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में पता रहनी चाहिए। अब हम बात करेंगे कि इसके फेलियर के क्या कारण थे। ये तो हो गए इसके कारण कि ये हुआ क्यों, ये पांचों क्या थे, हुआ क्यों। अब बात करेंगे कि ये फेल क्यों हुआ, इसके फेलियर के कॉज क्या हैं। चलो टेक अ लुक ऑन फेलियर कॉजेस। देखो दोस्तों, अब आएगा मजा। देखो एक चीज ध्यान रखो कि मैंने क्या कहा था, कॉजेज ऑफ फेलियर क्यों। 1857 के कॉजेज ऑफ फेलियर क्यों है। म्यूटिनी इतनी बड़ी थी, विद्रोह इतना बड़ा था, तो फेलियर के कॉजेज कहां रहे। अब मैं आपको एक एक करके ये समझाऊंगा, जल्दी जल्दी हम इनको देख लेते हैं, बाकी इनके बारे में डिटेल में जान लेंगे, बोल के जान लेंगे, लिखेंगे। देखो, लैक ऑफ प्लानिंग। लैक ऑफ प्लानिंग का मतलब बस भागते भागते, हाँ भाई चलो उठा लो डंडा, ऐसे कोई प्लानिंग होती है? ऐसे कोई युद्ध जीत जाएगा इस टाइप से? नहीं जीत सकता। तो लैक ऑफ प्लानिंग की वजह से सब कुछ गड़बड़ हो गया। यानी आपको पता ही नहीं था कि लीडर कौन है। लीडर ऑफ द लीडर किसको बना दिया? बहादुर शाह जफर द्वितीय को, जो अपनी अंतिम सांसें गिन रहे थे। यानी बहुत बुढ़े हो गए थे, बुजुर्ग, उनकी कोई वो नहीं था, एक्टिवनेस नहीं थी। उनको क्या करा, लीडर ऑफ द लीडर बना दिया, यानी भारत का शासक घोषित कर दिया इन्होंने अचानक से। तो वो खुद ही नहीं समझ पाए कि मैं ही शासक हूं। तो लैक ऑफ प्लानिंग होगी सबसे पहले। लैक ऑफ पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन का मतलब होता है दोस्तों कि लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया। लोगों को मतलब कि कोई सैनी है तो वो कह रहा है यार मेरे को तो खेती मिल ही रही है, क्या मतलब है पार्टिसिपेट करने का। कोई पंडित है वो कह रहा है भाई मंदिरों पे टैक्स घट गया है, मुझे क्या मतलब है पार्टिसिपेट करने से। इस टाइप से लोगों ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। लैक ऑफ रिसोर्सेस। रिसोर्सेस में मैंने आपको पहले ही समझाया, लाठी प्लस तलवार इज इक्वल्स टू बंदूक। कैसे कैसे लड़ेंगे बताओ? सब पे बंदूक लेके टूट पड़ो तुम, लाठी लेके बंदूक वाले पे, तो वो क्या करेगा? पहले 2 बट मारेगा और फिर गोली मार देगा, यही करेगा। तो लैक ऑफ रिसोर्सेज की वजह से भी ये रिवोल्ट फेल हुआ। लैक ऑफ नेशनल फीलिंग्स। लोगों में राष्ट्रवाद की फीलिंग नहीं थी। दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस रिवोल्ट। पीपल डू नॉट फील लाइक नेशनलिज्म फीलिंग नहीं थी लोगों में। वो उनको ऐसा लगता ही नहीं था कि बस हमको आजाद होना है। तो ये लैक ऑफ नेशनल फीलिंग वाज वन ऑफ द रीजन। बिगिनिंग बिफोर फिक्स डेट। आपको एक चीज पता है, फिक्स डेट का मतलब देखो, एक चीज बताता हूं आपको। बिगिनिंग बिफोर 50, ये रिवोल्ट जो था वो एक्चुअली डिजाइन हुआ था, यानी अनाउंस हुआ था कि ये 31 मई 1857 को शुरू करना है हमको। 31 मई को शुरू करना है, लेकिन वहां क्या हुआ, एक कारतूस के चक्कर में उधर क्या हुआ, इन लोगों ने अचानक से क्या करा, 10 तारीख को ही, 10 मई को ही ये रिवोल्ट शुरू कर दिया। तो आधे लोग तो हथियार बनाते ही रह गए, आधे लोग ने तलवार भी नहीं पहनाई थी, वो आधी पहनी हुई रह गई तलवार। तो क्या हुआ अचानक से, भाई अब आप 20 दिन पहले कोई चीज शुरू कर दोगे तो लोग तो तैयार ही नहीं है। जैसे आप लोग जा रहे हो अचानक से कह दिया कि भाई पेपर है, मतलब 31 मई को पेपर है आपका, और 9 मई को बता दें भाई 10 मई को कल एग्जाम है यार, हो जाओगे पास, नहीं हो सकते। तो ये वही सेम चीज है, बिगिनिंग बिफोर फिक्स डेट। फिक्स डेट से पहले ही बिगिन कर दिया रिवोल्ट। एक दूसरी चीज देखो, नॉट ऑल इंडिया मूवमेंट। ये ऑल इंडिया मूवमेंट नहीं था। आपको पता है जो सेंट्रल इंडिया है ना हमारा, जैसे एमपी राजस्थान ये टाइप का, जो सेंट्रल इंडिया और थोड़ा सा नदर्न इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया यानी यूपी वाले, अवध वाले ये रीजन, यही कुछ चीजें थी, यही कुछ एरिया थे जिन लोगों ने रिवोल्ट करा था। अदरवाइज तो सारे लोग आराम से सुस्ती में बैठे थे। जैसे पूरा ईस्ट इंडिया जो था पूरा सुस्ती में बैठा था,
साउथ इंडिया पूरा किसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया, तमिल, तेलुगु, मलयालम किसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया। इधर वेस्टर्न इंडिया गुजरातियों को मतलब नहीं था, गुजरात ने पार्टिसिपेट नहीं किया, महाराष्ट्र ने पार्टिसिपेट नहीं किया। तो इस वजह से भी इसका एक फेल का कारण बन गया कि बस थोड़े से लोग ही इसमें पार्टिसिपेट कर पाए। द अदर रीजन वॉज मैनी सेक्शंस डिड नॉट पार्टिसिपेट। जैसा मैंने आपको यहां बता दिया कि किसी को मतलब ही नहीं था। अब उन सेक्शंस में भी कुछ लोग कैसे थे, जैसे बड़े जमींदार, वो कहते थे भाई मैं तो जमींदार हूं, मेरे पास तो 200 बीघा जमीन है, मुझे क्या मतलब पड़ रहा है अंग्रेजों से लड़ाई लूं, नहीं गए। मनी लैंडर्स तो वो जो दलाल कह सकते हो, एक तरह से बिचौलिया, पैसे दे देते थे और ब्याज खा जाते थे। उसी टाइप से इन लोगों ने भी उन्होंने कहा हमारा धंधा ठीक चल रहा है, हमें क्या मतलब है। इंडियन रूलर्स यानी जो कुछ राजा महाराजा थे, ऐसे ऐसे महाराजा थे उस टाइम पे कुछ, अब मैं क्या बताऊं उनकी, तो उन लोगों ने भी पार्टिसिपेट नहीं किया। कुछ लोग एजुकेटेड इंडियंस, यानी वो कहते हैं ना पढ़े लिखे, अब आप समझ जाओ मैं क्या कहना चाह रहा हूं, वही लोग, वही एजुकेटेड इंडियंस थे। उन्होंने कहा यार हम तो एजुकेटेड लोग हैं, लड़ाई झगड़ा तो बेवकूफों मूर्खों का काम है, क्या मतलब है हमें। वो लोगों ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। नो सेंट्रल लीडरशिप, यानी कोई सेंट्रल लीडरशिप नहीं थी। बहादुर शाह जफर बूढ़े थे, उनको शासक घोषित कर दिया, लेकिन उनको पता ही नहीं थी मुझे क्या आदेश देना है, मुझे कहां से ये रिवॉल्ट शुरू करवाना है, कहां खत्म करवाना है, कुछ पता ही नहीं थी। नो वेपन्स ऑन सोल्जर्स, वही सेम बात यहां लाठी वाली आ गई कि लाठी और तलवार लेके टूट पड़े अंग्रेजों पे, बंदूक वालों पे, उन्होंने ठोक दिया। फिर एक्सीलेंट लीडरशिप ऑफ द ब्रिटिश, एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जितने भी युद्ध हुए थे ना, इन्होंने क्यों जीते, ये जो मैंने आपको बताया, बक्सर, प्लासी, एंग्लो मराठा, एंग्लो सिख, एंग्लो इंडियन, क्यों ये इसीलिए जीते क्योंकि ये लोग ब्रिटिशर्स वाज एक्सीलेंट लीडर्स, इसीलिए इन्होंने झांसी भी जीता। आपको एक बात बता देता हूं कि झांसी पे एक जो लीडर था जिसने झांसी की रानी से लड़ाई करी, उसने एक बात कही थी कि भाई यहाँ हजारों मर्दों में, हजारों जो सोल्जर्स हैं, सॉरी, हजारों योद्धाओं में एक ही मर्द मिला मुझे, और वो भी एक औरत थी। ये बात झांसी की रानी के लिए उसने कही है, समझे। तो ये उनकी लीडरशिप अच्छी थी, वो टैलेंट की कदर करते थे। तो ये दीज ऑल वर द रीजंस ऑफ फेलियर ऑफ 1857। नाउ वी विल टॉक अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस। अब हम फेलियर पे पहुंच गए, उसके कारण पे पहुंच गए, वो क्यों हुआ था, और इस कारण पे भी पहुंच गए कि ये फेल क्यों हुआ। अब हमको क्या बात करनी है कि ये हो भी गया, ये फेल भी हो गया, लेकिन इसका रिजल्ट क्या निकला, इसके नतीजे क्या निकले, हमको तो ये चीज भी तो देखनी है। ये कि कहां पे लिखना पड़ता है, ये लिखना पड़ता है आंसर के कंक्लूजन में कि इसका रिजल्ट क्या निकला। यहां तक बात क्लियर है। अब इसके रिजल्ट पे बात कर लेते हैं कि भाई इसका रिजल्ट क्या निकला। ठीक है, चलो आओ रिजल्ट पे। देखो भाई, अरे ये क्या हो गया सर, आप तो रिजल्ट्स बता रहे थे, इसके क्या रिजल्ट निकले। फेलियर होने के बाद आपने ये क्या लिख दिया, ट्रेटर्स, गद्दार। हाँ जी, मैंने बहुत जानबूझ के लिखा है ये ट्रेटर्स मतलब गद्दार। आपको इससे पहले कुछ चीजें बताना जरूरी है, गद्दारों के बारे में थोड़ी सी नॉलेज दे दूं। यानी इस युद्ध का फेल होने का कारण ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस तो थे ही, लेकिन कुछ घर के भेदी भी थे, कुछ गद्दार भी थे, जिनकी वजह से हम लोगों को हारना पड़ा। 1857 हमको हारना पड़ा, और मैं बताता हूं ऐसा क्यों हुआ। कुछ ने ऐसा विश्वासघात किया दोस्तों, आपको विश्वास नहीं होगा। जब हिस्ट्री में जब आप घुस जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि ऐसे गद्दार भी थे क्या उस वक्त। जी हां थे। देखो गद्दारों की लिस्ट देखो। ग्वालियर के सिंधिया, इन लोगों ने युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं किया, डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द वॉर। इंदौर के होलकर, इन लोगों ने युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं किया। निजाम कहां का, हैदराबाद का, युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं किया। अवध का नवाब, भोपाल के नवाब युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं किया। रूलर ऑफ पटियाला युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं किया। सिंध प्लस
कश्मीर युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं किया। युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं किया सर, लेकिन अब युद्ध में पार्टिसिपेट तो बहुत लोगों ने किया, तो इनका ही नाम क्यों आप ले रहे हैं? जी, मैं इनका नाम क्यों ले रहा हूं आपको बता देता हूं। यही वो लोग थे जिन लोगों ने युद्ध में तो पार्टिसिपेट किया ही नहीं, बट युद्ध में तो पार्टिसिपेट किया ही नहीं, बट दे एक्टिवली सपोर्ट टू ब्रिटिशर्स। दे एक्टिवली सपोर्ट टू ब्रिटिशर्स ऑन बैकग्राउंड, यानी पीठ पीछे कोई भी प्लानिंग बना रहे हैं ये लोग, कोई भी प्लानिंग बना रहे हैं ये क्रांतिकारी जो रणवाकुरे हैं, भारत की आजादी के लिए अपनी जान झोंक दी, वो कोई भी प्लानिंग बना रहे हैं, ये गद्दार उस प्लानिंग को जाके ब्रिटिशर्स को बता देते हैं, ये गद्दार। इसलिए इनको, जैसे वो था ना पृथ्वीराज चौहान का एक वो था, क्या नाम था उसका, उसको नेशनल ट्रेटर कहते हैं, यानी देश का गद्दार कहते हैं उसको। वैसे ही ये भी देश के गद्दार थे, समझ गए? इसलिए मुझे कॉन्सिक्वेंसेस यानी जो नतीजे निकले थे, जो रिजल्ट निकल रहा था, उससे पहले ये आपको बताना जरूरी समझा कि आपको हीरोज के बारे में बता रहा हूं तो आपको गद्दारों के बारे में भी पता चलनी चाहिए कि इन लोगों की वजह से वो हीरो मारे गए। कौन? वो हीरो नाना साहेब, झांसी की रानी, तात्या टोपे, इस टाइप के लोग मारे गए इन गद्दारों की वजह से। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसके रिजल्ट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे। अब आ गए हम इस लेक्चर के एंड पे। अब ये हमारा लास्ट टॉपिक है और इसमें हम देखेंगे कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस मतलब नतीजे। नतीजा क्या निकला इस युद्ध का, रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट मैं आपको इसका अब बताने जा रहा हूं। देखो रिजल्ट बताऊंगा, देखो भाई ध्यान से। अब बताता हूं मैं आपको कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ 1857 वार, यानी ये जो वॉर हुआ था इसके कॉन्सिक्वेंसेस, नतीजे क्या निकले, परिणाम क्या निकला। युद्ध हो गया, युद्ध मतलब जो बैटल था वो हो गया और वो फेल भी हो गया। तो अब फेल होने के बाद फिर उसके नतीजे, उसके परिणाम क्या हुए देश के ऊपर, उसके परिणाम क्या हुए दोस्तों देश के ऊपर। देखिए ध्यान से कि सबसे पहले एंड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी रूल, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल समाप्त हो चुका था, समाप्त हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल, अब नहीं होगा। अब ये रूल किसके द्वारा हो गया? क्रोन, यानी जो ताज था, ब्रिटिश का ताज यानी रानी विक्टोरिया थी, उसके पास डायरेक्ट कंट्रोल इसका चला गया। उन्होंने एक सेक्रेटरी नियुक्त कर दिया इंडिया के लिए जो वहां की पार्लियामेंट को डायरेक्ट रिपोर्ट करेगा। अब कंपनी रूल नहीं करेगी, अब रूल कहां से होगा? इंग्लैंड से। देखो हम तो फिर भी फंसे ही रह गए। पहले तो ये कंपनी यहां रूल कर रही थी, अब इसके बाद क्या हुआ? अब अंग्रेज यहां रहेंगे भी नहीं और रूल करेंगे लंदन से, हमको यहां चलाएंगे रूल से। ये चेंज हुआ। क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन, क्वीन विक्टोरिया की घोषणा हो गई वहां से कि एनेक्सेशन और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जो दो पॉलिसी चलाई थी ना डलहौजी ने, एक एनेक्सेशन मतलब जिनके राज्य ठीक तरीके से जिनमें शासन नहीं हो रहा है उनके, वो ऑटोमेटिकली दे गोज टू द ब्रिटिश डोमिनेंस, वो ऑटोमेटिकली ब्रिटिश में चले जाएंगे। लेकिन ये खत्म कर दिया, एनेक्सेशन पॉलिसी खत्म कर दी, और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी जिस पर बच्चा नहीं है, जिनके राज्य में बच्चा नहीं है उनके राज्य भी आ जाएंगे, ये भी खत्म कर दी गई। ये दोनों खत्म कर दी गई, वापस ले ली गई। तीसरा चेंज क्या हुआ? एंड ऑफ मुगल पेशवा, यानी मुगल्स का भी एंड हो गया, पेशवा का भी एंड हो गया। मुगल्स का एंड कैसे हो गया? मतलब जो बहादुर शाह जफर जो जबरदस्ती इन्होंने राजा घोषित कर दिए थे, शासक इंडिया के रूलर घोषित कर दिए थे इस म्यूटिनी के दौरान, इसी विद्रोह के दौरान, उनको पकड़ लिया अंग्रेजों ने, पकड़ के उनको भेज दिया रंगून, और रंगून की जेल में ही इनकी मृत्यु हो गई। बुजुर्ग थे ना, मैंने कहा था ना, सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। ऐसे ही पेशवा नाना साहब का भी अंत हो लिया। रिलेशंस विद प्रिंसली स्टेट्स, अब देखो दिमाग देखो अंग्रेजों का। अब क्या हुआ कि जो प्रिंसली स्टेट्स थे, जो राजाओं के स्टेट्स थे, उनके साथ क्या हुआ? अब रिलेशन बनाने लगे वो लोग। वो उन्होंने कैसे रिलेशन बनाए कि अब इनसे लड़के काम नहीं चलना है, अब इनसे मिल के काम करना है, अब इनसे मिल के काम करना है। यानी पॉलिसीज अब डिवाइड एंड रूल वाली आ गई, और यही नीचे लिखा हुआ है पॉलिसीज ऑफ डिवाइड एंड रूल, यानी अब इनको भड़काओ,
कास्टिज्म के आधार पर भड़काओ, इनको रिलीजन के आधार पर भड़काओ, क्योंकि ये इस चीज के लिए एकदम प्रिपेयर्ड हैं, ये तैयार हैं आपस में लड़ने मरने के लिए। देखो दोस्तों, एक इंफॉर्मेशन आपको दूं कि आज की तारीख में जो जहर भरा हुआ है ना, जहर मतलब एक दूसरे के लिए जो नफरत है, हिंदू मुस्लिम तो एक दूसरे को खाने के लिए दौड़ते हैं आपस में, इतने जहर भरा हुआ है। ये जहर सिर्फ इसलिए भरा हुआ है अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी से, वरना क्या पहले लोग साथ में नहीं रहते थे। डिवाइड एंड रूल से ये जहर दुगना तिनगुना हो गया। वही नीचे लिखा है वाइडनिंग गैप ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम्स। उन्होंने कहा अगर यहां पर रुकना है कुछ दिन और तो इस गैप को वाइड करो, यानी इस गैप को चौड़ाओ, जो इनकी छोटी मोटी भावनाएं हैं इनको भड़काओ और इनमें गैप बनाओ, हिंदू मुस्लिम में गैप बनाओ। और यही चीज इनकी यही छोटी सी एक मजाक हम पे ऐसा भारी पड़ा कि ऑन द डे ऑफ इंडिपेंडेंस, बिफोर अ डे ऑफ इंडिपेंडेंस, पाकिस्तान हैज बीन क्रिएटेड। पाकिस्तान इंडिया दोनों अलग अलग हो गए। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, इंक्रीज रेशियल बिटरनेस, यानी अब अंग्रेजों ने क्या करा, यार इन लोगों ने हमको विद्रोह कर दिया, बहुत मारा पीटा है, ये इसमें क्या हुआ, अब रेशियल बिटरनेस आ गई, यानी अब काले गोरे का भेद बहुत तगड़ा चलने लग गया, काले गोरे का बहुत ज्यादा भेद होने लग गया। और आपने ये द लेजेंड ऑफ भगत सिंह में देखा भी होगा, मूवियां कुछ तो हिस्ट्री के बारे में दिखाती हैं, सब कुछ अच्छा नहीं रहता उनमें, लेकिन कुछ पार्ट आपको जानने को मिलता है कि कैसे डिस्क्रिमिनेशन, कैसे एक्सप्लॉयटेशन होता था। रिलीजियस चेंजेस हो गए। कैसे रिलीजियस चेंजेस तो हो ही जाएंगे, अंग्रेजों ने क्या करा, सबको बांट दिया, तो रिलीजन में चेंज आ गया, यानी जो चीज हमारे रिलीजन में नहीं थी वो भी हमने अडॉप्ट कर ली, जो मुस्लिमों के रिलीजन में नहीं थी वो चीज उन्होंने कुछ चीज अडॉप्ट कर ली। तभी तो क्लैश होगा, जब नई नई चीजें अडॉप्ट होंगी। ये रिलीजियस चेंजेस आ गए, दोनों एक दूसरे के धर्म पे अटैक हो गया। अब फिर फॉरेन पॉलिसीज बना दी, मतलब जो पहले टैक्स टुक्स लगाते थे उनमें थोड़ा बहुत कटौती कर दी कि भाई इतना ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन भी ना हो। लेकिन ये जो ट्रेड टैक्सिंग थी, यानी यहां से जो माल जाता था इम्पोर्ट, उस पर इतना टैक्स नहीं लगता था, लेकिन जो उधर से आता था इम्पोर्ट, यानी इम्पोर्ट मतलब जो हम खरीदते थे उस पर 3 गुना टैक्स, लेकिन जो माल जा रहा है उस पर कोई टैक्स नहीं, क्योंकि वो तो इंग्लैंड जा रहा है ना। ये वाली जो दिक्कतें थी ये बढ़ गई। चेंज इन द आर्मी में क्या चेंज कर दिया दोस्तों, क्योंकि इनको पता चल गई कि भाई पहले सिपाहियों ने ही विद्रोह करा था, हमारी आर्मी के थे वो, तो जहां पे आर्टिलरीज होती थी, गन आर्टिलरीज, यानी जहां इनके सारे हथियार रखे रहते थे, वहां पे कोई भी इंडियन सोल्जर तैनात नहीं किया जाएगा। ये चेंजेस आ गए आर्मी में, वरना ये अभी तो कैसे भी हैंडल कर लिए, अब हैंडल नहीं होंगे। अब ये सब कुछ जानते हैं, हमको कैसे भी इनको आर्टिलरीज फैक्ट्री, यानी आर्टिलरीज जो गन के जो गोदाम हैं उनसे हमको इनको दूर रखना है, वहां पे कोई इंडियन सोल्जर नहीं होगा तैनात। उसके बाद इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन बढ़ गया, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया था, चरम सीमा पे आ गया था इस दौरान। इसीलिए दादा भाई नौरोजी ने वो बुक लिखी थी, द ड्रेन थ्योरी ऑफ इंडिया, यानी भारत का पूरा जो सोने की चिड़िया कहते थे ना, पूरा का पूरा माल उठा के अंग्रेजों के हवाले कर दिया, इसको कहते हैं ड्रेन थ्योरी। देखो दोस्तों, जितनी भी कुछ गलत चीजें इसमें हुई, लोग कहते हैं कि ये फेल हो गया, ये हो गया, फलाना ढीमका, लेकिन आप एक चीज आपको यूनिक बताता हूं, इस क्रांति के दौरान, इस युद्ध के दौरान, इसमें बहुत उतार चढ़ाव आए, लोगों ने अपनी जानें दी, अपनी प्रॉपर्टीज गंवाई, अपने घर परिवार भी गंवाए, इतनी सारी चीजें हुई। ये सारे मैंने आपको नतीजे भी बताए कि क्या नतीजे निकले। इसमें एक नतीजा सबसे इंपॉर्टेंट निकला दोस्तों, और वही है इस पूरी विद्रोह की जान, और वो है ये क्या है, राइज ऑफ नेशनलिज्म। लोगों में राष्ट्रवाद पैदा हो गया। क्या पैदा हो गया, लोगों में राष्ट्रवाद की भावना पैदा हो गई। वो समझने लग गए कि देश भी कोई चीज होती है, देश भी कोई चीज होती है, और यही इस युद्ध की फाइंडिंग थी। यानी एक चीज आप समझो कि इस क्रांति से पहले, 1857 की क्रांति से पहले इंडिया में बहुत से लुटेरे आए, बहुत से आक्रांता आए, और हम हमेशा गुलाम रहे। हमारी हिम्मत ही नहीं हुई कभी लड़ने की। लड़े भी कुछ राजा थे जो लड़े, लेकिन वो अकेले पड़ गए, इसलिए वो भी हार गए। कभी भी हिम्मत नहीं हुई कि एकजुट होकर भी लड़ा जा सकता है। जब ये म्यूटनी हुई, इसमें आपको एक चीज बता दूं मैं,
मैंने जैसे बताया कि कुछ नॉर्दर्न इंडिया और कुछ सेंट्रल इंडिया के ही पार्ट थे, पूरा ईस्ट इंडिया गायब था, पूरा साउथ इंडिया गायब था, पूरा वेस्ट इंडिया गायब था। अगर ये लोग भी लड़ते तो तभी आज़ाद हो गए होते, लेकिन ये लोग नहीं आए। कुछ गद्दारों की भी सूची मैंने आपको बताई थी। अब आप एक समझ लो कि राष्ट्रवाद, इस क्रांति ने लोगों को राष्ट्रवाद सिखा दिया कि व्हाट नेशनलिज्म इज, समझ गए। और इसी राष्ट्रवाद को सिखाने की वजह से जो बीडी सावरकर थे, जिनको हिंदुत्व का पुरोधा भी माना जाता है, बीडी सावरकर थे, उन्होंने ही कहा था कि दिस वाज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। उन्होंने ही कही है यह बात। बाकी लोगों ने क्या कहा था कि दिस वाज जस्ट अ सिपाही म्यूटनी, ये एक सिपाहियों का विद्रोह था, बस ऐसे लोग कहते थे। लेकिन वीडी सावरकर ने नेशनलिज्म की भावना को जगते देखा और तभी पैदा हुए चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद, ऐसे महान वीर योद्धा जब पैदा हुए तभी पता चला कि ये जो है नेशनलिज्म की भावना इस क्रांति के बाद ही लोगों में आई। उनको ये लगने लगा कि हम भी आजाद हो सकते हैं अगर मिलके लड़ें। बस यही चीज थी कि गांधी जी के साथ पूरा देश आ गया था और हर बच्चा सड़क पे आ गया था, तभी हमको आजादी मिली थी। इसलिए इस युद्ध की जितनी कीमत है उतनी ही कीमत है जितनी कि 1947 में हमको आजादी मिली थी, उसकी कीमत है। दैट्स वाई I personally think that this was actually the first war of independence, bro. First war of independence, genuinely. So guys, thank you very much for watching this lecture. I know this is very long, but UPSC वालों के लिए ये लंबा नहीं है। जो वैसे लोग हैं जो हिस्ट्री में एक्चुअली इंटरेस्टेड होंगे उनके लिए ये बहुत अच्छा था लेक्चर। और बस यही था, इससे पहले लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि हम माइटी ब्रिटिश एम्पायर यानी इतने बड़े साम्राज्य को, ब्रिटिश साम्राज्य को हरा भी सकते हैं। लेकिन लोगों में नेशनलिज्म की भावना आई और लोगों ने मिलकर उसको भी हरा ही दिया और हम आजाद हो गए। वीडी सावरकर ने कहा 1857 की क्रांति वॉज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। बस इसकी कहानी यहीं तक थी। अब आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, आशा करता हूं। चलिए मिलता हूं किसी नए टॉपिक में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, and take care. Thank you very much.